मुझे वहम की बीमारी थी। मुझे अपने घर में अपने शौहर की बीवी नजर आती थी और मुझे लगता था वो शादीशुदा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते वो सिर्फ तुम्हें नजर आती है, जबकि असल में वो है ही नहीं। लेकिन एक दिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरा शौहर तो उसी लड़की के साथ। मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 21 साल की थी और आज मैं अपने माँ बाप की मैयत के सामने बैठी रो रही थी। मेरे बाप ने अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी थी। उनको नहीं पता था कि वो 4 दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। अपना सब कुछ मेरे हवाले करके वो इस दुनिया से चले गए और मेरे होने वाले ससुर ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि बेटी, सोचा तो यही था कि बहुत खुशी से धूमधाम से तुम्हें ले जाएंगे, और अब तुम्हें अल्लाह ने इतना बड़ा दुख दे दिया है कि हम कोई भी धूमधाम नहीं करना चाहते। मुझे 40 दिन तक तुम अपने ही घर में रहो। 40वें के बाद हम आकर निकाह की रस्म करेंगे और तुम्हें रुखसत करके ले जाएंगे। मैं अपने घर में ही रही। मेरे साथ मेरी एक खाला रहती थी, लेकिन उनकी भी शादी हो चुकी थी और वो फिर भी मेरे साथ रही थी क्योंकि मैं अकेली थी। और फिर हमेशा के लिए वो मुल्क से बाहर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों के। मुझे मेरी खाला ने कहा कि अच्छे तरीके से सबके साथ रहना, क्योंकि वही तुम्हारी फैमिली है। और 40 दिन के बाद मेरे ससुर और मेरी सास आकर मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले गए। मेरे घर को ताला लगा दिया गया, सामान भी उधर ही पड़ा रहा। कुछ सामान साथ ले लिया। मेरे ससुर के घर में कुल 10 लोग थे। 4 मेरे देवर थे, 2 नंदे थीं, सास ससुर, मेरा शौहर और मुझे मिलाकर 11 हो गए थे। मेरे शौहर ने एक कुत्ता भी रखा हुआ था। मेरा गम ताज़ा था, मेरी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन फिर भी सब लोग मेरी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस गम को भुलाना होगा और एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था। उसने भी कहा कि जब तक तुम इस दुख में हो, हम लोग सिर्फ एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। उसके बाद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे अपने शौहर की ये बात बहुत अच्छी लगी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसने मेरा बड़ा एहसास किया था। मेरे ससुराल वालों का घर बहुत बड़ा था। ये घर पुराने ज़माने का बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर कमरे ज़्यादा थे और जगह भी। एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे जब एक लड़की उस तरफ आई और अचानक से मुड़कर कमरे में चली गई। मैंने कहा कि ये कौन थी? सब लोगों ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने कहा अभी यहाँ एक लड़की आई थी, लेकिन मुझे देखते ही पलट कर चली गई। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि यहाँ पर आई थी। मैंने कहा कि जी अभी सामने से गुजरी है, 4 फुट का फासला था, आप लोगों ने नहीं देखा? उन्होंने कहा नहीं बेटी, हमने किसी को नहीं देखा, तुम्हें वहम हुआ होगा। मैं हैरान हो गई कि इतना बड़ा वहम मुझे बैठे बैठे हो गया। लेकिन आजकल वैसे भी मैं नींद पूरी नहीं कर रही थी। रात होते ही मुझे अम्मी अब्बू की याद आने लगती थी। शायद मुझे वहम ही हुआ था, वरना वो लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते? लेकिन उस लड़की की शक्ल मैंने अच्छी तरह देखी थी। दुबली पतली सी लड़की थी और उसके पतले पतले सीधे से बाल थे, देखने में भी प्यारी थी। एक दिन मुझे मेरी सास ने कहा कि घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तुम्हारे घर में भी तो वॉशिंग मशीन होगी, वहां से ले आते हैं। 80,000 का खर्चा है, कहाँ से निकालें? मैंने कहा कोई मसला नहीं है, वैसे भी चीज़ें पड़ी हुई वहाँ ख़राब हो रही हैं, और भी कोई चीज़ लेनी हो तो ले आते हैं। मैं अपनी सास के साथ गई और अपनी अम्मी अब्बू के घर से मशीन, एसी, फ्रिज सब ले आई। बात तो ठीक थी मेरी सास की, वहाँ चीज़ें ख़राब ही हो रही थी। वहाँ से वापस आए तो रास्ते में बहुत गर्मी थी। मुझे फिर से वही लड़की घर में नजर आई और इस दफ़ा तो मैंने सबको चौंका दिया। मैंने कहा कि सामने से गुजरी है। सब लोग मुझे हैरान होकर देखने लगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बिठा दिया। उन्होंने कहा बेटी, बहुत गर्मी थी, लगता है तुम्हारा सर घूम गया है। और वो मुझसे बहुत शफकत से पेश आ रही थी, लेकिन मैं हैरान हो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था और ये सब लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पर थी ही नहीं। घर में सामान सेट कर दिया गया और मेरी इस बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया।
सब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो हम कसम खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी लड़की को दोबारा यहाँ पर देखा है। खैर ये बात भी गुजर गई। एक हफ्ते बाद मेरी सास ने कहा कि फर्नीचर की जरूरत है बेटी, हमने अपनी बेटी को जहेज देना है। तुम्हारे घर आए थे तो सारा कुछ नया पड़ा था। लगता है जाने से पहले तुम्हारे माँ बाप ने नया फर्नीचर लिया था। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो वो फर्नीचर हम अपनी बेटी को जहेज में दे दें। मुझे ये बात बुरी लग रही थी क्योंकि वो फर्नीचर वाकई मेरे माँ बाप ने जाने से पहले लिया था और इस तरह से वो उनकी आखिरी शॉपिंग थी और उनकी आखिरी निशानी भी, जो मैं किसी और को नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा कि वो सब अपने कमरे में रखवा देती हूँ और मेरे वाला फर्नीचर आप अपनी बेटी को दे दें। ये भी तो आप लोगों ने अभी ही लिया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत सस्ता वाला है, बेटी के ससुराल का मामला है ना। मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि जब माँ बाप चले गए हैं तो चीज़ों को दिल से लगाकर क्या करूँगी। असल में तो मेरे माँ बाप ही मेरा सब कुछ थे। जब वो ही नहीं रहे फिर चीज़ें किस काम की। मैंने अपनी सास को फर्नीचर भी उठाकर दे दिया। मेरी सास बहुत खुश हो गई, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। वो बहुत अच्छी खातून थी। एक दिन मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा कि बस यूं ही आपके पास बैठने को दिल कर रहा है। उसने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, अभी तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं। बात तो आपकी ठीक है, पर मेरे माँ बाप को इस दुनिया से गए हुए 5 महीने हो चुके थे। क्या मैं अपने शौहर के पास बैठकर दिल की बातें भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो मेरे पास बैठे ही नहीं। और उसी रात मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो मैंने वहां लड़की को देखा। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं पूरी तरह डर गई। मैंने कहा कौन है तुम। उसने कहा मैं तुम्हारे शौहर की पहली बीवी हूँ। मैं हैरान और परेशान रह गई और चिल्लाना शुरू कर दिया और वो वहां से चुपचाप चली गई। सब घर वालों को जमा कर लिया। मैंने कहा कि वो लड़की अभी यहाँ थी। उसने मुझे कहा कि वो मेरे शौहर की पहली बीवी है। सब लोग हैरान रह गए। घर में उसको तलाश किया, वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मुझे मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, लगता है तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। तुम्हें एक लड़की नजर आ रही है जो इस घर में है ही नहीं। तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी का सवाल कहाँ से आता है। तुम उसकी बीवी हो। उसकी पहली और आखिरी शादी तुमसे हुई है और मैं कभी भी उसको दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगा। तुम हमारी बेटियों की तरह हो। हमने तुम्हारे माँ बाप से वादा किया था, लेकिन लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब थी। इतने सारे लोग मिलकर झूठ क्यों बोलेंगे। इनको क्या मसला हो सकता था। ये लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाते थे। दिन रात मुझसे पूछते थे खाना खाया, तुमने किसी चीज को खाने को दिल कर रहा है। उनको एहसास था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल कर रहे थे। एक दफा फिर मुझे वो लड़की नजर आई, लेकिन इस दफा मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि घर में तमाशा बन जाता। शौहर को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। वो मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को मैंने सारी सूरत हाल बताई तो डॉक्टर ने कहा कि शायद आपको वहम की बीमारी हो गई है, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और जब किसी इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा होता है तो उसका दिमाग हादसे से लड़ने के लिए अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करता है। ऐसे में वहम होना एक आम बात होती है। वो लड़की आपको नजर आएगी तो वो सिर्फ आप ही को नजर आएगी। मैंने कहा कि उसने मुझसे बात की है। डॉक्टर ने कहा वो बात भी करेगी तो आपसे आपकी बीमारी इस तरह बढ़ जाएगी, तो हो सकता है वो आपको हाथ भी लगाए, लेकिन दरअसल वो नहीं होगी। ये बीमारी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसको इंशिकाक ज़हनी कहते हैं और ये उसकी पैरानाइट किस्म है, यानी कि आपको वहम हो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आपको दवाई देता हूँ, आपका दिमाग सुकून में रहेगा। मैंने सुना था कि दिमागी दवाइयों में ज़्यादातर दवाइयाँ नींद की होती हैं। दिमाग को सुकून नींद से ही आता है। दवाइयाँ लेने के बाद मैं अक्सर सोती रहती थी, लेकिन दिन भर सोने के बाद कभी कभी रात को मेरी आंख खुल जाती थी। एक दिन मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैं उसे तलाश करती हुई बाहर आ गई। ऐसा लगा कि शायद मेरे आने से पहले उसके साथ यहाँ पर कोई मौजूद था और मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने उस शख्स को भेज दिया है। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, आधी रात का वक्त है। तो कहने लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गया, चलो कमरे में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास बैठूंगी, मुझे आपसे बात करनी है।
लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी नींद आ रही है, सोते हैं, तुम्हें नींद आ जाएगी। जाते जाते मेरी नज़र सोफे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर 2 प्यालियां पड़ी थी। यानी मेरा शौहर किसी के साथ यहाँ बैठकर चाय पी रहा था। एक शख्स 2 प्याली में चाय नहीं पीता, लेकिन यहाँ पर कौन था मेरे आने से पहले जो जल्दी जल्दी गायब हो गया? डॉक्टर ने तो कहा था कि ये मेरा वहम है, लेकिन उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हारे शौहर की बीवी हूँ। अगर वो मेरे शौहर की बीवी थी तो फिर इस घर में कोई ना कोई सबूत तो जरूर होना चाहिए था। शौहर की हरकतें और शौहर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि उसने मेरे साथ दूसरी शादी की है, क्योंकि वो भी मुझसे घबराया हुआ और शर्माया हुआ ही रहता था। घर में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी। मैंने स्टोर को भी देख लिया, मैंने घर की अलमारियों को भी चेक किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका मतलब कि मुझे वाकई बीमारी हो गई थी। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई। उसने मुझसे 1 घंटे तक बातें की, मुझे समझाया। उसने कहा कि आपको अपने माँ बाप के दुख से लड़ना होगा, भूलना होगा ये सब कुछ। जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मेरा मूड भी बेहतर था। सोचा सो जाऊंगी, लेकिन सोचा कि शौहर को कहती हूँ आज मुझे कहीं बाहर ले जाएं ताकि मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन मैंने जब शौहर को ये कहा तो वो साफ मुकर गया। मैंने कहा कि क्यों नहीं। मैंने जाकर अपनी सास को बता दिया कि मुझे बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। बेटी की तरह थी तो सोचा कि वो मेरा साथ देंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम आराम करो। वो फिर भी अपने बेटे का ही साथ दे रही थी, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि हम लोग कहीं बाहर जाएं। मेरा मूड खराब हो गया, रात जाग कर गुजारी। मेरा शौहर तो मेरे पास ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरे माँ बाप को इस दुनिया से गए हुए 7-8 महीने हो गए थे। ऐसा लगता था मुझसे ज्यादा उसको दुख है। कम से कम वो मेरे साथ बैठे, कोई बात करे, शौहर की तरह बात तो कर सकता था ना, मुझे कहीं लेके जा सकता था। अगर उसे मेरे दुख का इतने एहसास था तो मेरा दुख खत्म करने के लिए, मेरा ध्यान बटाने के लिए वो कुछ करता क्यों नहीं था? मैं तो जब भी उसके करीब जाने लगती वो बार बार मुझे ये बात याद दिलाता था कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुझे उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी, या मैं पागल हो गई थी और या फिर वो भी मेरे साथ पागल हो गया था। उसके बाद भी 2-3 दफ़ा ऐसे हुए कि वो लड़की घर में मुझे नजर आई, और अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं वाकई पागल हो गई हूँ। इसलिए मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। एक दफ़ा मैं घर के सहन में बैठी थी और हमारा कुत्ता भी हमारे साथ ही बैठा था। जब वो लड़की गेट से अंदर दाखिल हुई, एक दफ़ा मैं घर के सहन में बैठी थी और हमारा कुत्ता भी हमारे साथ ही बैठा था। जब वो लड़की गेट से अंदर दाखिल हुई और उसको देखकर कुत्ता भौंकने लगा, वो दोबारा से गायब होगी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गई, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि कुत्ता उसको देखकर भौंका था या नहीं, क्योंकि जिस टाइम कुत्ता भौंका था उस टाइम गेट से एक बिल्ली गुजरी थी, और कुत्ते बिल्लियों को देखकर वैसे भी बहुत ज्यादा भौंकते हैं। मुझे लगा कि शायद उसने बिल्ली को देखा है और उसी टाइम मुझे वहम हुआ। लेकिन एक पल को मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद कुत्ते ने भी उसको देखा है, क्योंकि कुत्ता तो झूठ नहीं बोल सकता है। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मैं अकेली रह गई। मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आता था और मुझे ये बीमारी भी हो गई थी। एक दिन मेरी सास की कोई रिश्तेदार आई हुई थी, जब उसने एक अजीब बात कर दी। उसने कहा कि अभी तक तो आपकी बहू के यहाँ बच्चा हो जाना चाहिए था, बच्चा हो जाएगा तो उसका दिल भी लग जाएगा, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ है? तो मेरी सास ने कहा कि पता नहीं, शायद कोई मसला है। जब वो रिश्तेदार चली गई तो मैंने अपनी सास को सब कुछ बता दिया। वो मुझसे बेटी की तरह प्यार करती थी, तो मैंने भी बेटी की तरह उनको माँ समझकर सारी बात बता दी। लेकिन मेरी सास ने इस बात पर भी कोई खास रद्द अमल नहीं दिया। उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा बेटे से बात करूंगी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या मैं उसको समझाऊंगी। बस ये कहा कि अल्लाह खैर करेगा और इस बात को ख़त्म कर दिया। मेरे ससुर ने मुझे कहा कि तुम अपना घर बेच दो, हम अपना ये घर भी बेच देते हैं और किसी बड़े टाउन में जाकर एक बड़ा सा घर ले लेते हैं जो करोड़ों में था। मैंने कहा कि बात तो ठीक है, और मैं मान गई, क्योंकि उन्होंने मुझे मना लिया। उन्होंने कहा कि इस घर में रहकर क्या करोगी, जब भी उस घर में जाओगी तुम्हें अपने माँ बाप की याद आएगी। वैसे भी इस घर में कोई सामान नहीं था, सारा सामान किसी न किसी बहाने से ये लोग पहले से ही ले चुके थे।
ये भी कहा कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम है, इसके बारे में भी कुछ करो कि क्या करना है, इतने पैसों का क्या करोगी, मेरे कारोबार में लगा दो, मुझसे हर महीने प्रॉफिट लेना। मेरे ससुर ने कहा कि इन दोनों कामों के लिए कागजात बनवा रहा हूँ, तो तुम उन पर साइन कर देना। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो गनूदगी में थी, इसलिए उनकी हर बात पर हाँ हाँ करती रही। एक दिन मेरी सास मुझे अपने साथ कहीं ले गई, लेकिन उस जगह पर मेरा दम घुट रहा था और मैं अपनी सास को बताए बगैर ही घर की तरफ चली गई। मेरी सास को मैंने नहीं बताया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं घर में आई तो घर में कोई भी नहीं था। शायद मेरा शौहर भी काम पर गया हुआ था। सोचा कि कुछ देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दवाई में इतनी नींद थी कि हर वक्त मुझे नींद आती रहती थी। लेकिन जब मैं अपने कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शौहर तो उसी लड़की के साथ बगलगीर हुआ बैठा था, जो लड़की सिर्फ मेरा वहम थी। अगर वो मेरा वहम थी तो मेरे शौहर की बाहों में क्या कर रही थी? मेरा शौहर भी घबरा गया और वो लड़की भी। उन दोनों को मैंने जिस हाल में देखा, मैं वहां से चली गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिमाग अचानक से खुल गया, क्योंकि अब सारी गेम मेरी समझ में आ गई थी। वो लड़की मेरा वहम नहीं थी, वो मेरे शौहर की बीवी थी। शाम हुई तो मैंने अपने चाचू को बुला लिया, जो कि मेरे पापा के कजन थे। मेरे असल चाचू नहीं थे, लेकिन उनको मैंने बुला लिया क्योंकि मैं अकेले इनसे बात नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो पुलिस में थे। मैंने ये बात की तो मेरे ससुराल वाले अभी भी यही कह रहे थे कि इसको वहम की बीमारी है, इसने उसी लड़की को शौहर के साथ देख लिया है, वो तो अकेला सो रहा था। मैंने कहा कि अभी इस घर की तलाशी ली जाए, रात का वक्त है, वो रात में ही कहीं नहीं गई होगी, इसी घर में होगी। घर वालों की शक्ल अजीब सी बन गई कि नहीं, जब कोई है ही नहीं तो तलाशी लेने का क्या मकसद है। मेरे चाचू पुलिस में थे, इसलिए उनको यह हक हासिल था। उन्होंने घर की तलाशी ली तो वो लड़की स्टोर से बरामद हो गई, जहां पर उसके रहने का इंतजाम भी किया गया था। बाकी की कहानी लड़की ने खुद सुनाई। उसने कहा कि ये मेरा शौहर है, मैं इसकी बीवी हूँ, और इन्होंने कहा कि एक अमीर लड़की से शादी करेंगे, उसकी सारी दौलत ले लेंगे, उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, वो बड़ी बेवकूफ़ है, और सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन मैं इसी घर में रहती थी, इसलिए आमना सामना हो जाता था। जब मेरा आमना सामना हो गया तो इन लोगों ने कहा कि मारिया को बीमारी हो गई है और उस लड़की को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। मेरा नाम सनम है और ये मेरा शौहर है। मैंने चाचू को ये भी बताया कि मेरा शौहर अभी तक मेरे करीब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि फिर तो ये सारे ही झूठे हैं और तुमसे तुम्हारी जायदाद लेने के लिए ये सब कुछ किया, ताकि तुम्हें पागल साबित करके तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम कर लें। और वो इस मकसद में तकरीबन कामयाब हो चुके थे। मेरे घर का सामान, मेरी सारी महंगी चीजें मेरी सास ने मुझसे बड़ी मोहब्बत से ले ली थी, और अब मेरे ससुर कागजात बनवा कर बैठे थे, जिनमें उनके नाम घर भी करने वाली थी और अपनी सारी जायदाद और बैंक बैलेंस भी। शुक्र है कि मेरी आंखें खुल गई। मैंने इन लोगों को बातें सुनाई कि एक तो मैं दुखों की मारी हुई थी, ऊपर से तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया। अगर मुझे इंसान समझ लेते, मेरे साथ ऐसा ना करते, तो मैं सब कुछ खुद ही दे देती। अगर तुम लोगों को जायदाद ही चाहिए थी तो ले लेते, सारी दौलत ले लेते, कम से कम बदले में मुझे धोखा तो ना देते। उन लोगों ने भी सर झुका लिए। मैंने उन पर केस करवा दिया, फिर वापस अपने घर आ गई। बाद में यह राज भी खुला कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पक्की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि सोच कर बताएंगे, क्योंकि वो लोग हमारी हैसियत के नहीं थे। लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने झूठ बोला कि तुम्हारा बाप तो रिश्ता पक्का करके गया था। मेरे घर की सारी चीजें तो चली गईं, लेकिन घर और जायदाद अभी मेरे हाथ में था। अपने शौहर से तलाक ले ली और अपने घर में अब इज्जत से रहती हूँ। दुनिया वाले कितने जालिम होते हैं, सिर्फ आपको आग नहीं लगाते बल्कि आपकी राख भी उड़ा देते हैं। मुझे तो पहले ही आग लगी हुई थी, मेरे माँ बाप जो नहीं थे। इतना बड़ा दुख था मेरे दिल में, और इन लोगों ने मेरी राख भी उड़ाने की कोशिश की। अल्लाह ही इनसे पूछेगा। मैं अपने घर में इज्जत से रह रही हूँ और फिलहाल मेरा किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि लोगों के दिमाग में शैतानी प्लान आते कहाँ से हैं। और उसके माँ बाप मर गए हैं, वो कमजोर है, दुख में है, चलो इस पर हमला करते हैं। और किस तरह से मुझे बेवकूफ बनाया। मैं भी उन लोगों के हाथों आराम से बेवकूफ बन गई। समझा कि पागल हो गई हूँ, मुझे ही कोई बीमारी हो गई है।
इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, अल्लाह ही उनको पूछेगा। आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए और कोई मसला ना बने और मेरी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजर जाए।